दोस्तों, मिडिल ईस्ट अभी जो है वो दुनिया के सेंटर में है। और मिडिल ईस्ट के भी सेंटर में है इज़राइल। इसलिए अगर आप अभी की दुनिया को समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो इज़राइल को समझना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके अगर इज़राइल को समझना है तो उसके इतिहास को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास के गर्भ में ही लगभग सब कुछ छुपा हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इज़राइल फ्रॉम 1818 टू 1948। This is the first part of the video. The second part will come later. So here we can see ये इज़राइल का झंडा है, ज्यूस का, और ये ज्यूस फ्लैग है, आप देख सकते हैं। ये ज्यूस का सिंबोलिज्म ऑफ ज्यू है, और ये इज़राइल का झंडा अभी के दौर में है। तो हम सेकंड अभी जो हम अगर बात करेंगे तो ये स्टार्ट इज़राइल की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1880 से लेके। और सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी के जो हैं इज़राइल में अभी लगभग 74% जो हैं वो ज्यूस हैं, 20% अरब हैं। मतलब अगर रिलीजन के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 74% जो हैं वो ज्यूस या जुडाइज़्म को फॉलो करते हैं। इज़राइल के जो डिफरेंट सिटीज़ हैं, एक तो जेरूसलम आप जानते ही होंगे, जो कि हाफ़ ऑफ द जेरूसलम इज़राइल में है और हाफ़ ऑफ द जेरूसलम जो है वो वेस्ट बैंक यानी फ़िलिस्तीन में है। तल अवीव इसके बाद सेकेंड इम्पोर्टेंट सिटी है जो कि इज़राइल में है, और वन ऑफ द फर्स्ट सिटी वो विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द ज्यूज़ इन 1909। तो ये एक आउटलाइनिंग है इज़राइल के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो 1517 से लेके 1917 तक जो था वो इज़राइल नाम की कोई जगह नहीं थी, वहाँ फ़िलिस्तीनियन थे, और इस छोटे से पार्ट को फ़िलिस्तीन कहा जाता था। और इस पे रूल जो किया जाता था वो ऑटोमन एम्पायर के द्वारा किया जाता था। 1880 से पहले कुछ ज्यूज़ जो थे वो ईस्टर्न यूरोप से होते हुए फ़िलिस्तीन और इज़राइल पहुँचे, जो उसमें हालांकि इज़राइल था नहीं लेकिन जेरूसलम पहुँचे। और यहाँ से शुरुआत हुई ज्यूस के आने की इन यरूशलेम। फर्स्ट आलिया मतलब होता है फर्स्ट इमिग्रेशन। तो 1881 से लेके 1903 तक फर्स्ट इमिग्रेशन माना जाता है, जिसके अंदर ज्यूस जो थे ईस्टर्न यूरोप से, जो रहते थे ईस्टर्न यूरोप में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक रसिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रोमानिया, इस सब कंट्री से होते हुए वो यरूशलेम पहुँचे और यहाँ पे उन्होंने ज़मीन खरीदनी स्टार्ट की वहाँ के लोकल फ़िलिस्तीनियों से। और याद रखेंगे उस समय यहाँ पे जो रूल था वो ऑटोमन्स का था, जो ऑटोमन इस्तांबुल में उनका सेंटर था। 1880 के आसपास जो ज्यूनिज़्म एक रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट था वो ऑर्गेनाइज़ किया गया, और इस ऑर्गेनाइज़ के एक बड़े लीडर जो 1881 में आए वो थे थियोडोर हेज़ल। थियोडोर हेज़ल जो कि ऑस्ट्रिया के थे, और इन्होंने पहली बार ज्यूस को एज ए कम्युनिटी के रूप में रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, बल्कि ज्यूस के लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर डाली। और इन्होंने बाद में 1896 में एक पब्लिश किया था एक जिसका नाम था डेर जुडे स्टेट इन 1896 में। और इनमें इसमें उन्होंने लिखा था कि ज्यूस को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री की ज़रूरत है, जैसे कि अन्य देशों में हैं। तो यहाँ पे लेट 90s और अर्ली 20th सेंचुरी में जो था वो ज्यूनिज़्म काफ़ी एक उभर के उभरा, और लगभग सभी ईस्टर्न यूरोप में जितने भी ज्यूस रहते थे, काफ़ी बड़ी संख्या में, उधर स्पेन से लेकर रसिया तक में ज्यूस रहते थे, वहाँ पे ज्यूनिज़्म तेज़ी से फैला। और 1896 के आसपास इन्होंने अपना एक एम जो था वो लगभग सभी जो स्टेट थे, चाहे ब्रिटिश हो, स्पेनिश हो, या जर्मन्स या फ्रेंच, सब जगह उन्होंने एक चीज़ का प्रचार प्रसार किया। वो ये था कि ज्यूस के लिए एक सेपरेट नेशन को क्रिएट किया जाए। सेकेंड आलिया जो माना जाता है वो 1903 से 1940 तक है, लेकिन फर्स्ट आलिया में काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई, और उसमें जो फर्स्ट आलिया में जो डेवलप हुई थी वो थी ज़मीन खरीदने की। काफ़ी बड़ी मात्राओं में ज़मीन खरीदे गए, लगभग कहा जाता है 3,50,000 डुमास जो था वो ज़मीन खरीदा गया, जो यरूशलेम और अपर इज़राइल वाले एरिया थे वहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 35,000 ज्यूस जो थे
1882 से लेके 1903 तक वो फ़लस्तीन में आए, रिलोकेट हुए और लगभग 40,000 ज्यूज़ फिर से 1904 से लेके 1940 तक फ़लस्तीनियन रीजन पे पहुँचे। सेकेंड आलिया जो स्टार्ट होता है वो लगभग हम लोग 1900 से 1914 तक मानते हैं। इसको सेकेंड आलिया मतलब सेकेंड इमिग्रेशन ऑफ ज्यूज़ कहा जाता है। 40,000 ज्यूज़ लगभग फ़लस्तीन में आए। और आप इस मैप में देखिए जो वाइट वाइट पोर्शन जो है यहाँ पे, ये वाइट वाइट पोर्शन इसको ही कहा जाता है, ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये वाइट वाइट पोर्शन जो थे वो ज्यूसिस लैंड जो खरीदे गए थे वो ये थे सेकेंड में। इसी के दौरान लगभग 1907 में डेवलपमेंट ऑफ हिब्रू लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। आपको पता होगा कि हिब्रू जो थी वो एक तरीके से एंशियंट लैंग्वेज है और मॉडर्न काल में इसे किसी के द्वारा बोला नहीं जाता था, सिर्फ रिचुअल में ही हिब्रू लैंग्वेज का यूज़ होता था। लेकिन जब ज्यूस आने शुरू हुए यरूशलेम में तो उन्होंने हिब्रू को एक मरे हुए लैंग्वेज को उन्होंने ज़िंदा किया। और इसका श्रेय जाता है बेन यसूदा, एक रशियन था जिसने वहाँ पे जितने भी ज्यूस लोग थे या उनके बच्चों के लिए उसने स्कूल स्टार्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल, और उसमें सिर्फ हिब्रू लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था। मतलब ये इंडिया के लिए भी सीखने की बात है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लैंग्वेज और कल्चर को काफ़ी वैल्यू दिया। 1900 के बाद जब बड़ी संख्या में ज्यूस आने शुरू हो गए तो लोकल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए बिटवीन अरब्स जो पहले से वहाँ थे और जो ज्यूस जो आ रहे थे और ज़मीन खरीद रहे थे। तो ज्यूस के जितने भी सेटलमेंट थे, उनके ज़मीन थे, उनको बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था बाजियोरा। बाजियोरा ज्यूस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन एक हिडन ये था डिफेंस मैकेनिज्म, एक हिडन था। ये तब कन्फ्लिक्ट में आता था जब अरब ज्यूस लोगों पे अटैक करते थे इस चीज़ के लिए। 1909 में तल अवीव, इसे फर्स्ट जूइश सिटी के नाम से जाना जाता है, तल अवीव का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1909 में। और इसी के बाद 1909 के बाद ही एक और हानागा नाम का एक मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका निर्माण हुआ। हानागा का मतलब होता है द डिफेंडर, और ये एक मिलिशिया थी एक तरीके से जो जिनके पास हथियार थे और ज्यूइश लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया था। सेकेंड वर्ल्ड 1908 के आसपास बहुत सारे ज्यूस जो यूरोप में रहते थे उन्होंने अर्ज किया था हेड ऑफ़ द स्टेट से, जहाँ पे वो रहते थे, कि उनके लिए एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। लेकिन किसी भी स्टेट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तब तक जब तक ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फोर ने बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में पास किया। बेल्फोर डिक्लेरेशन क्या था? तो बेल्फोर डिक्लेरेशन ये था कि अगर ब्रिटिश फ़िलिस्तीन पे कब्ज़ा करता है तो वो ज्यूस के लिए एक सेपरेट होम का निर्माण करेगा। और इसी कारण ज्यूस लोगों ने बेल्फोर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया 1917 में और ब्रिटिश की हेल्प की ताकि वो फ़िलिस्तीन को जीत सकें। आपको याद होगा कि काफ़ी भारतीय सोल्जर भी फ़िलिस्तीन में उस समय लड़ाई के लिए गए थे। और बेल्फोर डिक्लेरेशन ही एक ऐसा रूट है जिसको आधार मान के हिटलर ने ज्यूस लोगों को प्रोसिक्यूट किया था, ये कहते हुए कि ज्यूस लोगों ने ब्रिटेन का साथ दिया इंस्टीड ऑफ जर्मनी। तो 1918 में ऑब्वियस सी बात है जितने भी ज्यूस थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों का साथ दिया और ब्रिटिश फ़लस्तीन पे आपको पता होगा ऑटोमन जो थे वो जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे और ऑटोमन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारे और ब्रिटेन का फ़लस्तीन पे कब्जा हो गया। 1920 में अरब राइट्स फिर होता है। इस रायट एक होता है जिसमें अरब लोगों के द्वारा जो है ज्यूस सेटलमेंट पे अटैक किया जाता है, लेकिन अरब लोग जितना नुकसान नहीं पहुंचा पाते ज्यूस लोग उसका ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लगभग कहा जाता है 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो उस समय फ़िलिस्तीनियंस की थी वो 1920 में ख़त्म कर दी गई थी। लगभग 5,000 कहा जाता है फ़िलिस्तीन मारे गए, उससे हालांकि ज़्यादा कुछ लोग मानते हैं कि इससे ज़्यादा मारे गए। उसके बाद ही 1920s के बाद जो ज्यूस मिलिशिया थी वो काफ़ी
हैवी बनाई गई ब्रिटिश की मदद से भी, और बाहर प्रोक्योरमेंट उन्होंने किया काफ़ी हथियारों का, और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जिसका नाम था हानागा। हानागा 1920s में प्रोमिनेंट में आया, लेकिन अरब रिवोल्ट के बाद। और 1922 में नेशंस ऑफ जो लीग थी उन्होंने ब्रिटिश को फ़िलिस्तीन के हवाले कर दिया, यानी मैंडेट ब्रिटिश को दिया गया फ़िलिस्तीन के रख रखाव करने के लिए। और 1922 में लगभग ये जब ब्रिटिश आए थे उसमें सिर्फ 11% जूइश थे इस एरिया में। अभी जो कि 74% है, उस समय सिर्फ 11% जूइश थे। और ये लगातार 1920-22 के बाद से लगातार ज्यूस उस एरिया में आते रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इमिग्रेशन था वो था फिफ्थ आलिया, जो कि 1933 से 36 के बीच में था। लगभग 3 लाख ज्यूस जब प्रोसिक्यूट हो रहे थे जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, और डिफरेंट वो और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, वहाँ से ज्यूस लगभग 3 लाख ज्यूस उस समय फ़िलिस्तीन और इज़राइल के एरिया में, हालांकि इज़राइल तो था नहीं, फ़िलिस्तीन के एरिया में पहुँचे। जब काफ़ी मात्राओं में ज्यूस जब आने लगे 36 के आसपास, तो सेकेंड अरब रिवोल्ट जो हुआ 1936 से लेके 1939 तक चला, जिसमें अरब जो वहाँ के लोकल फ़िलिस्तीनी ही थे, जो या फ़िलिस्तीनी कह लें या लोकल अरब कह लें, 3 साल तक ये चला। और उसको दबाने में जो ज्यूस मिलिशिया थी वो भी, और ब्रिटिश, दोनों ने मिल के इस रिवोल्ट को दबाने का काम किया। तो सेकेंड जो अरब रिवोल्ट था उसमें से लगभग 100 ऑफ ज्यूस एंड फ्यू ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए। लेकिन इसमें था कि लगभग 10% मेल ऑफ फ़िलिस्तीन मेल वेर आइदर किल्ड और एक्साइल्ड, या तो मारे गए या फिर उन्हें जेल में रखा गया या घायल हुए या तो फिर वहाँ छोड़ के वो भाग गए। तो इस बड़े रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश जो वहाँ एक तरह से कॉलोनियल पावर थे वहाँ पे, उन्होंने वाइट पेपर ऑफ 39 निकाला और उन्होंने ज्यूस की इमिग्रेशन पे बैन लगा दिया। मतलब ये कि अब कोई भी ज्यूस यूरोप से इज़राइल या फ़िलिस्तीन में नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद भी जो ज्यूस जो थे वो आते रहे, और जो ब्रिटिश थे उन्हें डिपोर्ट करते थे, यानी बस पहले पकड़ते थे या फिर डिपोर्ट करके वो नियर बाय कोई आइसलैंड जो था उस समय, ऑटोमन्स का काफ़ी सारा आइसलैंड ब्रिटिश ने कब्जे में रखा था, जंजीबार या साइप्रस में उन्हें रखा गया। लेकिन इसके खिलाफ ज्यूस जो थे वो खुश नहीं थे। हालांकि इसका उन्होंने उस समय विरोध नहीं किया कि जो उन्हें पुट कर रहे हैं, लेकिन सीक्रेटली ज्यूस लोग जो थे उन्होंने एक आलिया बेट नामक एक मूवमेंट चलाया, जिसके तहत वो यूरोप से जो भी ज्यूस आ रहे थे उन्हें वापस फ़िलिस्तीन में बसाने का काम, जो वहाँ के पहले ज्यूस सेटल्ड जो थे, और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ज्यूस लीजन ऑर्गेनाइजेशन एक थी और हानागा एक मिलिशिया थी, इन दोनों ने मिल के जो वापस आ रहे थे यूरोप से ज्यूस, उनको बसाने का काम किया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यूस लोगों ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया, इस उम्मीद में सपोर्ट किया कि शायद ब्रिटिश लोग एक्सेप्ट करें ज्यूस की एक फ्री कंट्री डिमांड को। ब्रिटिश ने भी बदले में उन्हें जो भी मिलिशिया थे उसको आर्म्स और एम्यूनेशन दिया। लेकिन आलिया बेट मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ। ब्रिटिश ने हालांकि बैन करके रखा था कि कोई भी ज्यूस आएगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी आते रहे। और इस समय जो थी टोटल ज्यूइश पॉपुलेशन फ़िलिस्तीन में जो 1922 में लगभग 11% थी, वो 1944 में 31% हो गई। और इसी समय आपने सुना होगा कि 1944 में हॉलोकास्ट शुरू हुआ जर्मनी में, और वहाँ से भाग के काफ़ी लोग ज्यूस लोग वो शरण लेने के लिए फ़िलिस्तीन में आए, और इसी कारण जो था टोटल पॉपुलेशन लगभग 31% पहुँच गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ब्रिटिश जीत गए, और उसके बाद ज्यूस लोगों ने अपनी डिमांड ब्रिटिश के सामने रखी कि हमें एक फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए जिसका नाम इज़राइल होगा। लेकिन ब्रिटिश ने उस समय एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये वो ना तो लोकल लोगों को एक्सेप्टेबल था, ना ही उस समय ब्रिटिश ने इसको एक्सेप्ट किया। इसके बाद जो भी हथियार ब्रिटिश ने दिए थे उसी हथियारों के बल पे ज्यूस लोगों ने गुरिल्ला वॉर शुरू कर दिया ब्रिटिश के साथ। तो यहाँ पे 2-3 ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे हानागा,
इरगू और लेही, ये 3 मेन ऑर्गेनाइजेशन थे जो उस समय ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। यहाँ पे कुछ फ्यू इंसिडेंट्स जो बहुत फेमस हुए, उनमें से एक इंसिडेंट था किंग डेविड होटल पे अटैक। ये वह ब्रिटिश का उस समय में सबसे बड़ा अटैक माना जाता है ब्रिटिश अथॉरिटी पे, क्योंकि वहाँ पे जो इज़राइल फ़िलिस्तीनियन में जो गवर्नमेंट थे ब्रिटिश का, वो यहाँ पे रह रहे थे, और लगभग 91 पीपल जो थे वो मारे गए, और सभी बड़े-बड़े लोग थे। डिप्लोमेट थे या फिर जो भी अथॉरिटी गवर्नर थे, ये सब थे वहाँ ब्रिटेन में। और इसके कारण ब्रिटेन में इसको लेके, किंग डेविड होटल के इंसिडेंट को लेके काफ़ी चर्चा हुई, और काफ़ी प्रेशर बना ब्रिटेन पे कि वो इज़राइल का सामना करे या फिर उसे छोड़ दे। फिर किंग होटल अटैक के बाद ये इरोगन नामक संस्था के द्वारा किया गया था, एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके द्वारा किया गया था। और जितने भी उस समय भी ज्यूस जो आ रहे थे उनको लगातार पकड़ के, जो कि वाइट पेपर 1939 के तहत जो था ज्यूस को वो जनरल साइप्रस भेज रहे थे, जो उस समय ब्रिटिश के कब्जे में ही था साइप्रस, वहाँ पे उनको लगातार डिपोर्ट किया जा रहा था। एक और इंसिडेंट होता है यहाँ पे, एक प्रिजन ब्रेक इंसिडेंट। प्रिजन ब्रेक इंसिडेंट में जितने भी उस समय जो पकड़े गए थे ज्यूस लोग, उनको इरगो नामक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिजन ब्रेक किया और उन्हें वापस छुड़ा लिया। ये एक भी इंसिडेंट था जहाँ पे ब्रिटिश आर्मी की काफ़ी फेलियर हुई और काफ़ी ब्रिटिश सोल्जर जो थे यहाँ पे मारे गए। इसके बाद मीडिएशन स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश ने फ़िलिस्तीनियन जो थे, यानी लोकल अरब्स और जो ज्यूस थे, उन लोगों को एक साथ लाया और उनको एक दूसरे की बातों को समझाया, और ये कहा कि ज्यूस लोग एक फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं, जो कि जो वहाँ पे जो लोकल अरब्स थे वो कभी एक्सेप्ट इस बात को कर ही नहीं पाए, और उन्होंने इसे रिफ्यूज़ कर दिया। बाद में यूएन में भी ये मैटर गया, तो यूएन में जो था वो ब्रिटिश के मैंडेट के साथ गया। तो यूएन ने कहा कि एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट, एन इंडिपेंडेंट जूइश स्टेट एंड द सिटी ऑफ यरूशलेम लास्ट टू बी द अंडर ऑफ इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप, मतलब आधा आधा पार्टीशन का प्लान बनाया गया और यरूशलेम को इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप के अंदर रख दिया गया। लेकिन यूएन पार्टीशन प्लान आप देख सकते हैं, ये मैप जो कि येलो कलर का जो है वो फ़िलिस्तीन को दिया गया, और जो ये डार्क ब्राउन कलर का है वो ज्यूस को दिया गया। ज्यूस इससे खुश थे क्योंकि उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिल रहा था। तो ज्यूस लोगों ने इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट किया, लेकिन अरब लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया। अरब लोगों का फैसला था कि कंट्री जो है वो फ़िलिस्तीन ही रहेगी और उसके अंदर ही ज्यूस रहेंगे, मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बनेगी, अरब के अंदर में ज्यूस को रहना होगा। लेकिन ये ज्यूस लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था। फिर आर्को प्रिजन ब्रेक इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे प्रिजन से बहुत सारे जो कैदी जो थे, ज्यूस कैदी, ब्रिटिश के अंदर में उन्हें छुड़ा लिया गया। इसके जवाब में इरगुन नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने 3 ब्रिटिश सार्जेंट को बंदी बना लिया। अब 3 ब्रिटिश सार्जेंट को बंदी बना के उन्हें धमकी दी गई कि जितने भी इरगुन के जो भी लड़ाके पकड़े गए हैं उन्हें फांसी ना दी जाए, उन्हें रिलीज़ किया जाए, और बदले में वो ब्रिटिश सार्जेंट को भी छोड़ देंगे। लेकिन ब्रिटिश ने इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया, और जो ब्रिटिश सार्जेंट थे वो ज्यूस जो ऑर्गेनाइजेशन थी इरगुन मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा फांसी पे लटका दिए गए। और ना सिर्फ फांसी पे लटका दिए गए बल्कि एक ओपन यूकेलिप्टस, एक शहर में, एक छोटा सा शहर है वहाँ पे, यूकेलिप्टस पेड़ पे वहाँ पे लटका के छोड़ दिया गया। और जब ब्रिटिश लोग लाश को लेने पहुँचे तो उनके पेट के अंदर भी धमाकेदार बम फिट करके रखा गया था, जिसके बाद एक्सप्लोड हुआ और कुछ और ब्रिटिश जो सोल्जर थे वो मारे गए। सार्जेंट के मारे जाने के बाद ब्रिटेन के पार्लियामेंट में काफ़ी हंगामा, शोर मचा, और उसके बाद ये कहा गया कि ब्रिटिश इज़राइल को 15 मई 1948 को छोड़ देगी, जो कि ब्रिटिश मैंडेट टेनेबल नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश उस समय फाइनेंशियली भी काफ़ी क्रम्बल कर रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी बम जर्मनी ने बरसाए थे ब्रिटेन पे, उसके बाद वो काफ़ी वीक हो चुका था। इसलिए ब्रिटिश ने पार्लियामेंट डिसाइड किया कि ब्रिटिश मैंडेट
इज़ नॉट नाउ टेनेबल इन इसराइल। जैसे ही ये लेफ्ट ब्रिटिश की सूचना मिली 1947 के आसपास, सिविल वॉर शुरू हो चुका था। इस सिविल वॉर में लगभग 2-2.5 लाख फ़िलिस्तीनियन अरब जो थे वो भाग गए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के डर के कारण। उस समय फ़िलिस्तीन जो लड़ाके थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, उनके पास उतने हथियार नहीं थे, क्योंकि ब्रिटेन ने कभी उन्हें हथियार नहीं दिए। उनके फ़िलिस्तीनी जो पुलिस थी उनके पास बस छोटे-छोटे हथियार थे इन कंपेयर टू, अगर ज्यूज़ के कंपैरिज़न करें तो। तो एक ये रीज़न था जिसके कारण फ़िलिस्तीनी जो भी थे वो लगातार वहाँ से भाग रहे थे, दूसरे-दूसरे सीरिया या जॉर्डन में वो भाग के जा रहे थे। ज्यूस फ़िलिस्तीनियों के भागने के बाद जब 14 मई का दिन आया, जब लगभग छोड़ने लगे 1948 में, तो उस समय जो फ़िलिस्तीनियन अथॉरिटी के जो एजेंट थे, उन्होंने 14 मई 1948 को, यह फ़ोटो जो देख रहे हैं वो उसी का है। 1948 को उन्होंने इज़राइल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया, 14 मई 1948 को। और जैसे ही उन्होंने 14 मई 1948 को इज़राइल को एक इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन कंट्री घोषित किया, उनके आसपास के जितने भी अरब थे, 6 कंट्री, लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इन कंट्री ने इज़राइल के ख़िलाफ़ वॉर छेड़ दिया। और इस वॉर के बाद एक अलग ही हिस्ट्री बनती है। ये फर्स्ट वॉर था बिटवीन द अरब्स एंड इज़राइल, जिसको इज़राइल ने जीत लिया, लेकिन इसके बाद से एक पूरी डिफरेंट कहानी बन जाती है, क्योंकि वॉर जो था वो सिर्फ फ़िलिस्तीन के अंदर नहीं रह गया था, बल्कि फ़िलिस्तीन के बाहर भी फैल गया था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके इसे दोस्तों तक पहुँचाने का